हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में गजल को जो प्रसारित करने का श्रेय है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं? तो वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं और चारों वेद जो है संस्कृत में ही लिखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 0 वेद, क्योंकि सभी वेद तो संस्कृत में ही लिखे गए, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद जो है वेद 4 है, उसमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद भी है। तो ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में गीत के लिए गीत शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और जब आप इकाई फर्स्ट पढ़िएगा, जो कि आपको ऑलरेडी पढ़वा चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं इकाई फर्स्ट को। तो इकाई फर्स्ट में आपको बताए थे ना कि ऋग्वेद में गीत के लिए गीत शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता है? तो सामगान के जो मुख्य गायक होते हैं उनको उद्गता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सामगान के जो मुख्य गायक होते हैं उनको उद्गता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा था? वैदिक काल का किस काल का? तो याद रखिएगा, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा था? तो वीणा था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वीणा जो है ये वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में सभी तंत्रों वाद्यों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी? वैदिक काल में सभी तंत्रों और वाद्यों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी? तो सभी को वीणा की संज्ञा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी? तो वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए जो संज्ञा है वो यम को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के संडभ ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? ये जो नाम है, स्वरों के जो नाम है संडज ऋषभ या फिर और भी जो नाम है, ये सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलते हैं? इसका जो व्याख्या किया गया वो किस ग्रंथ में सबसे पहले किया गया? तो नरहरि शिक्षा में। नरहरि शिक्षा में जो है स्वरों के जो नाम है संडज ऋषभ या फिर और भी नाम है, उसका जो व्याख्या है वो किया गया नरहरि शिक्षा में, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक कितने राग और तथा उनके प्रत्येक कितनी रागनियां मानी है? तो नारद ने अपने समय के प्रचलित 6 राग तथा उनकी 5 रागनियों को माना है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर मत में कितने राग और रागनियां हैं? सोमेश्वर मत जो है उसमें कितने राग है और उसमें कितनी रागनियां हैं? तो सोमेश्वर मत जो है उसमें 6 राग हैं और उसके 36 रागनियां हैं, और इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया। ये सब आप लोग को पीडीएफ में ऑलरेडी दे चुके हैं, उसका आप लोग को कैसे पीडीएफ लेना है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित वेंकटमखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है? पंडित वेंकटमखी जो है इन्होंने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है? तो पंडित वेंकटमखी ने एक मेल से 484 रागों की उत्पत्ति बताई है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण बुआ इजलिंकर कौन से घराने से आते हैं? बालकृष्ण बुआ इजलिंकर जो है या किस घराने से आते हैं? तो ग्वालियर घराने से आते हैं बालकृष्ण बुआ इजलिंकर, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के कलाकार है? देखिए आपके सिलेबस में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको जयपुर घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना या किस घराने के बारे में पढ़ना है। बस इतना मेंशन किया गया कि भारत के जितने भी विभिन्न घराने उस सभी घराने के बारे में आपको पढ़ना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना घराने भारत का उस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है कि मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के कलाकार है? तो ये जो है जयपुर घराने के कलाकार है मल्लिकार्जुन मंसूर, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसरबाई केरकर किस घराने से आती हैं? तो केसरबाई केरकर जो है ये भी आती है जयपुर घराने से ही, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराबाई बारदोरकर किस घराने का नाम है? हीराबाई बारदोरकर जो है किस घराने से हैं? हीराबाई बारदोरकर किस घराने से आती हैं? तो ये आती है किराना घराने से, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से आते हैं? अब जगन्नाथ बुआ पुरोहित जो है किस घराने से आते हैं? तो ये आगरा घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बख्श किस घराने से आते हैं? अब अली बख्श जो है ये किस घराने से आते हैं? तो ये आते हैं पटियाला घराने से अली बख्श, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पटियाला घराने से आते हैं अली बख्श। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़े गुलाम अली किस घराने से आते हैं? बड़े गुलाम अली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा भी गया था। बड़े गुलाम अली जो है किस घराने से आते हैं? तो ये आते हैं पंजाब घराने से, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जसराज के घराने का क्या नाम है? पंडित जसराज जो है इनके घराने का नाम क्या है? तो मेवाती घराना, इनके घराने का
नाम है? पंडित जसराज के घराने का नाम है मेवाती घराना, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवाई गंधर्व के गुरु का क्या नाम था? सवाई गंधर्व जो है उनके गुरु का नाम था अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां जो ये थे सवाई गंधर्व के गुरु, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्नपूर्णा देवी के गुरु का क्या नाम था? अन्नपूर्णा देवी जो है उनके गुरु का नाम क्या था? तो अन्नपूर्णा देवी के गुरु का नाम था अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां जो थे अन्नपूर्णा देवी के गुरु का नाम है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाद षोडम वाद किस श्रेणी का वाद है? नाद षोडम वाद जो है यह किस श्रेणी का वाद है? तो नाद षोडम वाद जो है सुशील के वाद के अंतर्गत आता है। तत्ववाद, सुशीलवाद, ये सब आपको पढ़ना है। तो सुशीलवाद के अंतर्गत आता है नाद षोडम वाद, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महती वीणा का आविष्कार किसने किया था? महती वीणा जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो नारद जी ने किया था महती वीणा का आविष्कार, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथ में मृदंग को क्या कहा गया? बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें मृदंग को क्या कहा गया? तो मुइंक कहा गया बौद्ध ग्रंथ में, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ में मृदंग को क्या कहा गया? तो मुइंक कहा गया, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। किस तरह से लेना है तो वो देखिए, आपको टोटल 5 मिलेगा पीडीएफ। इसमें क्या क्या रहेगा तो वो देखिए। जैसे पहला पीडीएफ रहेगा, इसमें आपको एसटीटी पेपर फर्स्ट का, जिसे थ्योरी का टोटल 14 इकाई पढ़ना है, यानी कि 14 यूनिट पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में यही सिलेबस दिया गया, 9th 10th के लिए है। और 11th 12th जो है उसका जो पेपर 2 है उसमें टोटल 17 इकाई पढ़ना है। यूनिट 1 से लेकर के 17 यूनिट तक पढ़ना है। तो इसमें जो कुछ भी पढ़ना है, जैसे कि पहला आपका इकाई जो है उसमें आपका सिलेबस में मेंशन किया है कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा है कि कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत के बारे में आपको पढ़ना है, उसके उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है। चौथा है कि भारतीय जो जितने भी कलाकार हैं, वो तीसरा इकाई में दिया गया कि भारतीय जितने भी कलाकार हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद बिहार के जितने भी लोक कलाकार हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर उनके विकास और उद्भव के बारे में आपको 5वें इकाई में पढ़ना है। इस तरह से जो भी आपको पहला से लेकर के 14 इकाई तक पढ़ना है, वो थ्योरी का पोर्शन आप लोग को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और सेकंड में मिल जाएगा आप लोग को इकाई 1 से लेकर के 17, जो कि पेपर 2 का 11th 12th के लिए, उसमें आपको जो भी पढ़ना है यूनिट 1 से लेकर के 17 यूनिट तक, उसमें जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, उसके अंदर कितना पढ़ना है, जितने घराने या जो भी आपके सिलेबस में मेंशन किया है उसमें जो भी पढ़ना है वो इस पीडीएफ आपको मिल जाएगा, थ्योरी का पूरा पोर्शन। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा जो एसटीटी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पीडीएफ में मिलेगा आपको वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित 112 प्रश्न। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एसटीटी एग्जाम की बात करें तो पिछले साल 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। इस साल भी 7 से 8 अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो 7 से 8 क्वेश्चन है एसटीटी में वो इस पीडीएफ से ही आपका क्लियर हो जाएगा। और चाहे अगर आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीपीएससी में भी 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के पूछे ही जाते हैं कि वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित, जैसे बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इस तरह के क्वेश्चन। समझ गए? अगर आप लोग इस बार 112 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ये जो आपका 7 से 8 नंबर है वो पक्का हो जाएगा इसी पीडीएफ से। उसके बाद म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि बीपीएससी और एसटीटी दोनों में जो पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, बीपीएससी में भी और एसटीटी में भी, दोनों पे आपको दोनों में जो भी क्वेश्चन है वही आप लोगों को इस पीडीएफ पे मिल जाएगा। म्यूजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ में, जो कि चौथा पीडीएफ है। और 5वां पीडीएफ में जो है म्यूजिक का 500 से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके रिवीजन के लिए जो आप थ्योरी पोर्शन पढ़िएगा, इसको जो देखिएगा कि थ्योरी तो पढ़ ले, समझ ले, लेकिन इससे क्वेश्चन तो बनता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं, इसको समझने के बाद तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और 500 नहीं, इससे ज़्यादा ही है। तो ये 5 पीडीएफ रहेगा। अगर आप लोग का पेपर फर्स्ट है तो आप लोग 4 ले सकते हैं, पेपर सेकंड है तो 4 ले सकते हैं, और दोनों पेपर है तो आप लोग 5 पीडीएफ को ले सकते हैं। अब इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पूरा आपका जो सिलेबस है एसटीटी का और उसका पूरा जो सिलेबस है वो इसमें दिया गया है। जैसे कि थ्योरी का पोर्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वाद्य यंत्र वादक से संबंधित प्रश्न, म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब आपको इसमें मिल जाएगा। लेना किस तरह से, तो इस सब का पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 30 रुपीज़ है। ऐसा नहीं कि इसका जो फर्स्ट देख रहे हैं इसका 30, इसका 30, इसका 30, ये जो पाँचों है, इस पाँचों पीडीएफ का प्राइस ओनली 30 रुपीज़ है। जिसको पे कैसे करना है तो ये देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 30 रुपीज़ डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और जो आपका जैसे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो या फिर आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पीडीएफ लेना है। और चैनल के होम पेज पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, किस तरह से थ्योरी का पोर्शन रहेगा इस पीडीएफ में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर सिंगार एक वाद्य है। तो सुर सिंगार जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये तत्वाद के अंतर्गत आता है। सुर सिंगार वाद्य जो है ये तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलरुबा वाद्य किसकी सहायता से बजाया जाता है? दिलरुबा वाद्य जो है किसकी सहायता से बजाया जाता है? तो ये गज की सहायता से बजाया जाता है दिलरुबा वाद्य को, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितार के पहले तार को क्या कहा जाता है? तो सितार का जो पहला तार होता है उसको कहा जाता है बाज की तार, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? अन्नपूर्णा देवी जो थी वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? तो वो बजाती थी सुरबहार वाद्य यंत्र, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से रुद्रवीणा के कलाकार को पहचाने। 4 ऑप्शन दिया और इसमें से आपको बताना है कि रुद्रवीणा जो थे वो कौन बजाते थे? तो डी के दतार ये तो नहीं बजाते थे, गजानन ये भी नहीं बजाते थे, दबीर खां ये भी नहीं बजाते थे, असद अली खां, असद अली खां जो थे ये रुद्रवीणा के कलाकार हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रघुनाथ सेठ जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो रघुनाथ सेठ जो है ये बांसुरी वादन करते थे, यानी कि बांसुरी को बजाते थे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से सारंगी वादक कौन है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सारंगी वादक कौन है। राम गोपाल वर्मा ये तो नहीं है, ये भी नहीं, राम सहाय, रघुनाथ सेठ ये भी नहीं है, राम नारायण जो है ये सारंगी वादक है, सारंगी बजाते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन को कहते हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न, जैसे कि सारंगी वादन कौन करते थे या राम नारायण जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो इसी को कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में 7 से लेकर के 10 नंबर तक पूछे जाएंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदव सिंह किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? कदव सिंह जो थे किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो पखावज के कलाकार थे कदव सिंह, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनायत खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? इनायत खां जो थे किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो सुरबहार को बजाते थे इनायत खां, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ग ताले कितनी मानी गई है? मार्ग ताले जो है कितनी मानी गई है? तो मार्ग ताले जो है ये 5 मानी गई है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का वर्णन है? संगीत रत्नाकर जो है इसमें कितनी तालों का वर्णन किया गया? तो 120 तालों का वर्णन किया गया संगीत रत्नाकर में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ ने कितनी तालों का वर्णन किया है? तो सोमनाथ जो है इन्होंने कितनी तालों का वर्णन किया है? इन्होंने 108 तालों का वर्णन किया है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्योढ़ी लय को क्या कहा जाता है? ड्योढ़ी लय जो है इसको क्या कहा जाता है? तो ड्योढ़ी लय को आरडी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देसी ताल कितनी मानी जाती हैं? देसी तालें जो है कितनी मानी जाती हैं? तो देसी, देखिए वैसे तो कम ही ताल है लेकिन देसी ताल को मिलाकर टोटल 120 मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? किस रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को यहाँ पर श्रृंगार ऐसे लिखा है, श्रृंगार ये वाला शो होगा। श्रृंगार रस को जो है रसराज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संचारी भाव कितने माने गए हैं? संचारी भाव जो है वो कितने माने गए? तो 33 माने गए संचारी भाव, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑलरेडी आपको ऊपर ही बता चुके हैं और पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पीडीएफ किस तरह से लेना है। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको यूनिट वाइज जो भी आपको पढ़ना है उस पीडीएफ में ऐड कर दिए। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। उसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए वीडियो के साथ।